डियर स्टूडेंट, बीए फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर राजस्थान भूगोल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। हमारा जो राजस्थान है उसे भौतिक स्वरूपों के आधार पर भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। भौतिक स्वरूप का मतलब होता है यानी कहीं पर पठार हैं, कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है, मैदान है और रेगिस्तान है। तो इन सभी भौतिक आधारों पर जो राजस्थान है उसको कई भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जहाँ की अपनी अलग अलग जलवायु, वहाँ का भौतिक वातावरण, वहाँ पे वनस्पति सभी में देखा जाए तो पूरी तरीके से अंतर देखने को मिलता है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हम बात करते हैं। हम देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, जब शुरू शुरू में पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो एक बहुत बड़ा विशाल खंड था जिसे नाम दिया गया पेंजिया। और इस पेंजिया को चारों तरफ से एक बहुत बड़े महासागर के द्वारा घेरा हुआ था जिसे हमने कहा पेंथालासा। इसके बारे में जो पेंजिया और पेंथालासा है इसके बारे में हम वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें विस्तार से पढ़ेंगे, तब आपको ये बहुत और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन नॉर्मली हम बात करें तो जो हमारी पृथ्वी है, ऐसा माना गया कि शुरू शुरू में ये जो पूरी पृथ्वी है वो इकट्ठा एक भूखंड थी जिसको नाम दिया पेंजिया। ये जो भूखंड है ये चारों तरफ से एक महासागर से घिरा हुआ था, उस महासागर का नाम था पेंथालासा। धीरे धीरे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो हलचलें हुई, विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हुई, उनके फलस्वरूप ये जो पेंजिया भूखंड था ये दो भागों में बट गया। उत्तरी भाग तो अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाने लगा। फिर इन दोनों जो भूखंड बने यानी पेंजिया के विभाजन के बाद में दो भूखंड बने, उन दोनों भूखंड के बीच में जो दरार पड़ी, उस दरार में जो बीच का स्थान था, सागरीय क्षेत्र जो उभर करके आया, उसको तैतीस सागर नाम दिया गया। तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो राजस्थान है उसमें जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो पश्चिमी थार का मरुस्थल है, जो खारे पानी की झीलें हैं जितनी भी, वो सभी तैतीस सागर का ही एक भाग है। यानी इन सभी का निर्माण तैतीस सागर से हुआ है। इसके अलावा राजस्थान का जो मध्य भाग है वो पर्वतीय प्रदेश है और दक्षिणी भाग पठारी प्रदेशों का एक हिस्सा है। तो इन सभी भौतिक आधारों पर हमारा जो राजस्थान है उसे क्रमशः चार भौतिक विभागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आप देख सकते हैं चित्र में हल्के ग्रीन रंग से इसको दिखाया गया है। ये पूरा प्रदेश रेगिस्तानी क्षेत्र है जो कि तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। दूसरा क्षेत्र आता है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, नंबर 2, जो डार्क ग्रीन से दिखाया गया है। ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है जिसका विस्तार गुजरात की सीमा से लेकर उत्तर में जो दिल्ली तक हमारी सीमा लगी हुई है वहां तक है। उसके आगे भी ये बढ़ती चली जाती है पर राजस्थानी विस्तार इतना ही है। इसके बाद तीसरा आता है पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसे ब्लू एरिया के माध्यम से दिखाया गया है। ये राजस्थान का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है जिसमें हम निवास करते हैं इस क्षेत्र में। और चौथा आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है मेनली तो ये कोटा बारा झालावाड़ साइड में है, लेकिन इसका कुछ अंश सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो हमारा राजस्थान है उसे चार प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा गया है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले भौतिक विभाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ये जो रेतीला मरुस्थल है इसके अगर हम बात करें तो जो अरावली श्रेणी है वो इसके उत्तर पश्चिम, मतलब अरावली श्रेणी इसके पूर्वी भाग में है और ये अरावली श्रेणी के उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। ये जो रेतीला मरुस्थल है इसकी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लंबाई 640 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 300 किलोमीटर है। और ये फैला हुआ है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है। यानी कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% भाग है और यहाँ जनसंख्या रहती है राज्य की 40%। ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी इसमें ऐसा क्षेत्र भी है जहां पर बहुत ज्यादा शुष्कता देखने को मिलती है, जो बारिश होती है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है।
थार का मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे अधिक आबाद, आबाद का मतलब यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। राजस्थान की तो कंपैरेटिवली कम जनसंख्या रहती है, लेकिन विश्व के जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनमें जितनी जनसंख्या रहती है उनमें थार का मरुस्थल एक ऐसा मरुस्थल है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। इसके अलावा यहाँ पे वन और वनस्पति भी सबसे ज्यादा है। ईश्वरी सिंह नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र का नाम दिया है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र से होकर के सरस्वती नदी बहती थी, लेकिन वर्तमान में ये क्या हो गई है, मृत नदी की श्रेणी में आती है, मतलब विलुप्त प्राय सी हो गई है। और सरस्वती नदी के जो प्रवाह क्षेत्र हैं वहां पर जैसलमेर जिले के चांदन गांव में एक चांदन नलकूप की स्थापना की गई थी जिसे थार का घड़ा भी कहा जाता था। तो इस तरीके से हम देखें तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है वो किस तरह की जलवायु है, मरुस्थलीय जलवायु, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु। इसका विस्तार यानी राजस्थान के 12 जिलों में है। टोटल 12 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें आते हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ व गंगानगर। ये 12 जिले इसका हिस्सा हैं। अब जो पूरा रेतीला मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें उच्चावच भी एक जैसा नहीं है। कहीं तो यहाँ पर मरुस्थलीय भूमि है, कहीं पर बालू का स्तूप बने हुए हैं, कहीं पर बरखान है, कहीं पर थोड़े थोड़े चट्टानी इससे भी हैं। तो इस तरीके से इसमें उच्चावच संबंधी जो भिन्नता है वो पर्याप्त रूप से देखने को मिलती है। इसके अलावा जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसकी जो पश्चिमी सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगी हुई है, जिसे हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है इसको पुनः 4 भागों में बांटा गया है। 4 इसके अन्य उप प्रदेश हैं: शुष्क रेतीला और मरुस्थलीय प्रदेश, लूनी जवाई बेसिन, शेखावाटी प्रदेश और गग्गर का मैदान। इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है रेतीला शुष्क मैदान। यह जो रेतीला शुष्क मैदान है इसको दोबारा से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें मरुस्थलीय विस्तार है, और दूसरा आता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें जो बालू का स्तूप है वो नहीं मिलते हैं। इसके अलावा जो चट्टाने हैं वो थोड़ी बहुत रेतों से आवृत मिलती हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है यह बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, पश्चिमी नागौर के कुछ भाग और बाड़मेर के 2/3 पश्चिमी भाग पर विस्तृत है। पश्चिम की ओर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रेतीली शुष्क भूमि बढ़ती जाती है जिसे थार मरुभूमि कहते हैं। इसमें बालू का स्तूप जो है वो एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिलती है। यानी बालू का स्तूप जो होते हैं वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलप मिलते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऊंचे उठे हुए और इयोसीन चट्टान वाले क्षेत्र भी हैं जिनमें मुख्यतः चूने के पत्थर की चट्टानें हैं जो कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और गंगानगर जिलों में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऐसी शिलाएं हैं जो कि अनावृत हैं, अपर्दित हैं, उनके माध्यम से धीरे धीरे इनका निर्माण जो होता है वो होता है। ये जो रेतीला शुष्क मरुस्थल है और इसके बाद में जो हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे अर्धशुष्क मैदान, ये दोनों ही क्षेत्र 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं बालू का स्तूपों के बारे में। जैसा मैंने बताया कि बालू का स्तूप रेतीला मरुस्थलीय क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थलाकृति है, तो इनको आकार, रूप, वायु, दिशा और वानस्पतिक आवरण के आधार पर 3 वर्गों में रखा जाता है। सबसे पहले पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। ये जो बालू का स्तूप है वो मैदानी भाग के दक्षिण और पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं और वैसे इनका विस्तार मिलता है बाड़मेर में और जैसलमेर में। ये जो स्तूप होते हैं वो लंबी धुरी वायु की दिशा के समानांतर होते हैं। दूसरे आते हैं बरखान अथवा अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ये श्रृंखलाबद्ध होते हैं, गतिशील होते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्र के उत्तरी भाग में देखे जाते हैं। तीसरे आते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो कि वायु की दिशा के समकोण में होते हैं। ये मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्वी तथा उत्तरी भागों में पाए जाते हैं और ये स्तूप जो होते हैं वो अर्धशुष्क भाग में स्थिर रहते हैं। इसके बाद रेतीले शुष्क मैदानी क्षेत्र में मरुस्थल के बाद जो सेकंड एरिया आता है वो आता है बालू का स्तूप का मुक्त प्रदेश, यानी जिसमें बालू का स्तूप का आवरण नहीं मिलता है। इसमें अगर हम बात करें तो यह क्षेत्र जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र पर, पोखरण तहसील के आधे भाग पर, फलौदी तहसील के पश्चिम की ओर दक्षिण भाग में फैला है।
चूना पत्थर और बलुआ पत्थर चट्टानें इस क्षेत्र में अनावरत हैं। जैसलमेर नगर जुरेसिक बालू पत्थरों से निर्मित चट्टानी मैदानी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कहीं कहीं पर प्लाया झील बेसिन भी बन जाते हैं, जिन्हें रन के नाम से जाना जाता है। रेतीले शुष्क मैदान के बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है राजस्थान का दूसरा क्षेत्र, जो है बांगर और अर्धशुष्क मैदानी क्षेत्र। ये जो बांगर और अर्धशुष्क मैदानी क्षेत्र है वो लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके जो है वो 4 प्रमुख उपविभाग हैं, जिसमें सबसे पहला आता है लूनी बेसिन या गौरवाड़ प्रदेश। ये अर्धशुष्क प्रदेश है जो कि लूनी और उसकी सहायक जवाई अन्य नदियों के द्वारा निर्मित है। इसका विस्तार पाली, जालौर, जोधपुर, नागौर जिले के दक्षिणी भागों में है। ये लूनी नदी के द्वारा निर्मित है, इसलिए इसे लूनी बेसिन क्षेत्र भी कहते हैं। इसके बाद में इसमें जो अगला आता है अर्धशुष्क क्षेत्रों में वो है शेखावटी भूभाग, जिसे आंतरिक जल प्रवाह का मैदान भी कहते हैं। जो आंतरिक जल प्रवाह की नदियां होती हैं उनके माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। इसे बांगर प्रदेश भी कहते हैं। इसका विस्तार है झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर जिले के उत्तरी भागों में। यहाँ पे नमकीन पानी के गर्त भी मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डीडवाना, डेगाना, ताल छापर, सुजानगढ़, परिहारा, कुचामन आदि प्रमुख जो खारे पानी के क्षेत्र हैं। इसके बाद अगला आता है नागौरी उच्च प्रदेश, जो कि दक्षिण पूर्व में स्थित अति आर्द्र प्रदेश है। ये बंजर और रेतीला है क्योंकि इसकी मिट्टी में सोडियम नमक पाया जाता है। इस क्षेत्र की जो प्रमुख नमक की झीलें हैं वो हैं सामर, डेगाना, कुचामन और डीडवाना। ये जो क्षेत्र है वो समुद्र तल से लगभग 300 से 500 मीटर की ऊंचाई पर है और यह क्षेत्र बालुका स्तूपों से मुक्त प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पे इसके बाद अगला जो क्षेत्र है वो है गग्गर का मैदान। गग्गर का मैदान गंगानगर जिले के 3/4 भाग पर फैला हुआ है। घग्गर, सरस्वती, चोतांग, सतलज नदियों के द्वारा यह निर्मित क्षेत्र है प्रमुख रूप से, और यहाँ पर कुछ बालुका स्तूप गतिशील हैं और जबकि कुछ बालुका स्तूप यहाँ पे स्थिर अवस्था में है। इसके अलावा घग्गर नदी के अलावा इस क्षेत्र में कोई और नदी नहीं पाई जाती। इस नदी की जो पाठ है उसे राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है। तो घग्गर नदी जो है वो पहले सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी, जो कि अब लुप्त प्राय अवस्था में है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा पश्चिमी रेतीला मरुस्थलीय क्षेत्र है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पे राजस्थान की 40% जनसंख्या रहती है। इसमें राजस्थान का सबसे बड़ा मरु उद्यान आकलवुड फॉसिल्स पार्क, राजस्थान का क्या मतलब माना जाए तो पूरे भारत का ही मरु उद्यान है, जो कि आकलवुड फॉसिल्स पार्क के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में खेजड़ी, बेर, कैर, इस तरह के जो कटीली झाड़ीदार वृक्ष होते हैं वो देखने को मिलते हैं और ये जो प्रमुख रूप से जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के निर्माण के फलस्वरूप धीरे धीरे इस क्षेत्र का जो है वो विस्तार हो गया है। अब यहाँ पे कृषि कार्य किए जाने लगे हैं, मोटे अनाजों की कृषि होती है। इसके अलावा हम बात करें तो पशुधन की दृष्टि से यह काफी संपन्न प्रदेश के अंतर्गत आता है।